जोहार बच्चों। आज आप सभी के लिए लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 12th। और हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जिसमें से मांग, इच्छा एवं आवश्यकता के संबंध में होगा। आम बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता एवं मांग का शब्दों का जो प्रयोग होता है एक ही अर्थों में किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं। क्या होता है कि ये तीनों शब्द के जो हैं अर्थशास्त्र में अलग अलग मीनिंग निकलता है। चलिए हम लोग जानते हैं इच्छा के बारे में। इच्छा क्या है? मान लीजिए कि आपकी रंगीन टीवी लेने के लिए इच्छा है। मान लीजिए कि आप एलईडी टीवी लेना चाहते हैं, परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं होते हैं। यह इच्छा आर्थिक दृष्टि से केवल इच्छा ही कहलाएगा, मांग नहीं। क्या कह रहे हैं हम कि आप एक एलईडी टीवी लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो यह आर्थिक दृष्टि से केवल इच्छा ही कहलाएगा, मांग नहीं। इसलिए यहाँ देख रहे होंगे कि इच्छा के बाद डॉट 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 रख दिए। क्यों? आपकी इच्छा तो है, लेकिन उस एलईडी टीवी लेने के लिए पर्याप्त धन आपके पास नहीं है, तो हम उसको सिर्फ डिजायर बोलेंगे, इच्छा बोलेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आवश्यकता क्या है? बोले कि यदि पर्याप्त धन होते हुए भी यदि आपके पास इच्छा तो है ही, साथ ही आपके पास पर्याप्त धन होते हुए भी आप उस धन को एलईडी टीवी में खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो यह केवल आवश्यकता कहलाएगा, मांग नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास इच्छा भी है, खर्च करने की योग्यता है, यानी आपके पास पर्याप्त धन है, और जब आप उसे प्राप्त करने के लिए खर्च करने को क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, मांग कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अच्छा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि एक निश्चित कीमत व निश्चित समय के संबंध में ही मांग का उल्लेख किया जाता है। अच्छा, यह मांग का डिफिनेशन क्या है? मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। प्रभावपूर्ण इच्छा का तात्पर्य है कि आपके पास इच्छा के साथ साथ खर्च करने की योग्यता भी होनी चाहिए और आप तत्पर भी रहना चाहिए। ये तत्परता का बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर इच्छा और कार्य खर्च करने की योग्य हैं और आप खर्च कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो आवश्यकता में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि हमेशा इच्छा जो है ना, प्रबल शक्ति का पावर ज़्यादा रहता है, तब आवश्यकता तब मांग। अब यहाँ पर देखिए मांगी गई मात्रा क्या है, तो बोलता है कि अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। क्या कहता है? अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि आप जो है टीवी खरीदने के लिए निकले, लेकिन क्या है कि घर की स्थिति किसी कारणवश खराब हो जाती है, तो आपको रिटर्न आना पड़ सकता है। तो घर की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आपके पास खर्च करने का पैसा भी होना चाहिए, तब इसको बोला जाता है अन्य बातें समान रहने पर। फिर बोलते हैं एक निश्चित कीमत। जब हम खरीदारी करने जाते हैं, टीवी या फ्रिज चाहे जो भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं, तो उसकी कीमत एक निश्चित होती है, ना कि वेरिएबल होता है, ना कि परिवर्तनशील होता है। बोला एक उपभोक्ता, हम सभी एक उपभोक्ता हैं। किसी वस्तु की जितनी मात्रा, जैसे मान लिया जाए कि हमको एक कलम ही खरीदना है, तो पहले हम लोग एक कलम की कीमत को पता करते कि एक कलम की कीमत कितनी है, तो 5 रुपया। अच्छा, 5 रुपया हम लोग को जब पता चल जाता है कि उसका एक निश्चित कीमत 5 रुपया है, तो बोलते एक काम करिए ना, 3 पीस दे दीजिए। तो 3 पीस का हम लोग कितना देंगे?
15 रुपया देंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि जितनी मात्रा खरीदने की इच्छुक तथा योग्य होता है उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। ये डिफिनेशन सिंपल है, ये डिफिनेशन याद भी करना और ये आता भी है। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अन्य बातें समान रहने पर आपके पास पैसा होना चाहिए और आप खर्च करने को तत्पर भी हैं। बोला एक निश्चित कीमत पर का मतलब है कि यदि आप एक कलम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले एक वस्तु की कीमत को पता करते हैं, तब जो है आप जो है उसकी जितनी मात्रा जो है खरीदने की इच्छुक हैं तथा योग्य हैं उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। आगे आते हैं मांग फलन क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है। तो बोलता है वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहा जाता है। चलिए हम लोग इसको एक इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि हम x जो है एक पेन है। अब हमको पेन लेने के लिए क्या करना होता है कि पहले तो हम पेन की कीमत को पता करते हैं। अच्छा, दूसरा कलम को जैसे मान लिया जाए हमको गुडलक लेना है, लेकिन गुडलक के और भी जो है एक अच्छा पेन है तो उसका भी हम लोग प्राइस पता करते हैं। तो बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत जो हम पता करते ही हैं, साथ ही उससे रिलेटेड वस्तु की भी कीमत को पता करते हैं। साथ में इनकम भी प्रभाव करता है कि आपके पास कितना पैसा है। अच्छा, रुचि भी बहुत प्रभावित करता है, फैशन भी प्रभावित करता है। तो जो पेन को खरीदने में जो फैक्टर जो है आपको प्रभावित करेगा उसको मांग फलन कहा जाता है। मांग फलन दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर मांग फलन जो है दो प्रकार का है। पहला है व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में बोला है कि व्यक्तिगत मांग फलन व्यापार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। जिसे भी हम लोग कहें कि व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता के विषय में बात कर रहा है। जब भी व्यक्तिगत मांग फलन की बात आएगी तो वहां पर क्या होता है कि एक उपभोक्ता की बात की जाती है। अब यहाँ फंक्शन, डिमांड ऑफ एक्स, फंक्शन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम, टेस्ट और फंक्शन। जब हम बात करते हैं कि मान लिया जाए हम फ्रिज लेने गए, एक्स वस्तु क्या है, मान लेते हैं यहाँ फ्रिज है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दुकान जाते हैं और फ्रिज की कीमत पता करते हैं। साथ ही उससे रिलेटेड और भी दूसरा कंपनी जो होता है उसका भी हम लोग प्राइस पता करते हैं। जैसे मान लीजिए सोनी है या फिर और कोई दूसरा कंपनी है, एलजी कंपनी का, तो उसका भी हम लोग कीमत पता करते हैं। फिर अपना इनकम टटोल करके देखते हैं कि क्या इस फ्रिज का बजट मेरा पास है या नहीं है। अच्छा, आपका रुचि भी ध्यान रहता है कि कौन सा अच्छा दिख रहा है, फैशनेबल कौन है। तो ये सारे जो हैं, जो फ्रिज को खरीदने में जो हमें प्रभावित करती है उसे ही व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग बाजार मांग फलन। तो बाजार मांग फलन को हम लोग इंग्लिश में मार्केट डिमांड फंक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि यह किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध में व्यक्त करता है। अच्छा, बाजार क्या है? तो बाजार वह संस्था है जहाँ क्रेता तथा विक्रेता आपस में मिलकर वस्तुओं की लेन देन करता है, उसे हम लोग बाजार कहते हैं। वहाँ बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि डिमांड ऑफ एक्स, आप एक्स वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो पहले एक्स वस्तु की कीमत को पता करते हैं, साथ में उसका रिलेटेड वस्तु की कीमत का पता करते हैं। आप अपने इनकम पर भी अपना बजट को देख लेते हैं। फिर क्या है टेस्ट, फिर क्या है एक्सपेक्टेशन, क्या है कि भविष्य में जो है कहीं इसकी कीमत बढ़ने वाली तो नहीं या घटने वाली तो नहीं है। दूसरी चीज़ है पॉपुलेशन, जनसंख्या भी बहुत
जो है प्रभावित करती है। अगर मान लिया जाए सीमित साधन है और वहाँ खरीदने वालों की संख्या अधिक है तो कीमत क्या होगी, अधिक होगी। तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भी मतलब निर्धारित करती है। YD का मतलब होता है प्रयोज्य आय, डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम का अर्थ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति का वार्षिक आय में सरकार को टैक्स देने के बाद, कर देने के बाद जो उसके पास जो रकम बचती है उसको डिस्पोजल इनकम हम लोग कहते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, बोलता है व्यक्तिगत मांग में ही, मांग फलन में, कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच का फलनात्मक संबंध ही कीमत मांग कहा जाता है। अब यहाँ पर बाजार वाला में देखिए, बाजार मांग फलन में व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त दो और तत्वों को शामिल किया जाता है, जैसे पॉपुलेशन को। यहाँ पर देखिए ये दोनों फंक्शन को देखिए, प्राइस ऑफ एक्स तो यहाँ भी प्राइस ऑफ एक्स है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स यहाँ भी है, इनकम तो यहाँ भी इनकम है। यहाँ पर टेस्ट देखिए तो यहाँ भी टेस्ट है, और यहाँ फैशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशन को लगाया गया, यानी भविष्य में इसका कीमत बढ़ने की संभावना तो नहीं है। पॉपुलेशन, फिर क्या है, डिस्पोजल इनकम को भी इन्वॉल्व किया गया है। ये क्या है, बाजार मांग फलन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मांग फलन की निर्धारक तत्व क्या है। निर्धारक मतलब है कि डिटरमाइन कौन करता है। तो बोलता है कि मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक वस्तु की उपयोगिता, वस्तु की उपयोगिता। अच्छा, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु के खास गुण, किसी वस्तु के खास गुण जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करता हो या संतुष्ट करता हो, उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी खाते हैं तो हमारी भूख मिटाती है, पानी पीते हैं तो हमारी प्यास को बुझाता है, तो उसके मतलब पानी में उपयोगिता है, रोटी में उपयोगिता है, इसलिए तो हमारी भूख मिटाती है। आय स्तर यानी इनकम लेवल भी बहुत मायने रखता है। किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले अपना बजट के हिसाब से ही वस्तु खरीदते हैं। बोलता है धन का वितरण। अच्छा, भारत में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आय का जो वितरण है, बिल्कुल असामान्य है, एक जैसा नहीं है। फिर बोलता है कि वस्तु की कीमत भी बहुत प्रभावित करती है। वस्तु की कीमत जो है, जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उपभोक्ता का काम होता है उस वस्तु की कीमत को पता लगाना। अब आगे आते हैं हम लोग, बोलता है कि संबंधित वस्तु की कीमत। तो संबंधित वस्तु की कीमत, वस्तु कितने प्रकार का, यहाँ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वस्तु कितने प्रकार के, यहाँ देखिए स्थानापन्न वस्तुएं जो हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये है क्या? बोलता है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग क्या है कि एक दूसरे के बदले में क्या, अगर मान लीजिए दुकान में चीनी नहीं है, गुड़ है, तो गुड़ इस्तेमाल कर ले, दोनों मीठा का काम कर रहा है। फिर देखिए चाय या कॉफ़ी, दोनों जो है पेयबल पदार्थ है, चाय पी लीजिए या कॉफ़ी पी लीजिए। अगर चाय नहीं है तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं है तो चाय। इसलिए इस वस्तु को हम लोग स्थानापन्न वस्तु या सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग रुचि और फैशन पर भी ध्यान रखते हुए जाते हैं। देखते होंगे कि आप चाय से बेटर किसको माना जाता है, कॉफ़ी को माना जाता है, तो ये फैशन का दौर है। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है कि गुड़ से ज़्यादा लोग चीनी को पसंद करते हैं। पूरक वस्तु क्या है, देखते हैं यहाँ कपलमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे कार, तो बिना पेट्रोल का कार चलेगा ही नहीं, तो इसीलिए एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। अनुनाश्रय संबंध है, बिना पेट्रोल का कार चल ही नहीं सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पर कलम है लेकिन स्याही नहीं है, तो फिर हम लोग कलम को फेंक देते हैं। इसलिए स्याही और कलम का एक दूसरे के साथ अनुनाश्रय संबंध है, पूरक है एक दूसरे का। डबल रोटी और मक्खन, या डबल रोटी और हम लोग जो है सब्जी लेके खाते, बिना सब्जी का रोटी खा ही नहीं सकते हम। अब यहाँ पर जो है आगे हम लोग देखेंगे कि मांग तालिका क्या है, मांग तालिका कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वह तालिका
जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाता है। जिसे हम लोग दुकान जाते हैं तो एक तरफ जो है आइटम लिखा हुआ रहता है और दूसरी तरफ क्या होती है कि उसकी मात्रा लिखा हुआ रहता है कि कितना केजी खरीदे। मान लिया जाए अगर हम लोग सरसों तेल ही खरीद रहे तो एक उस राइट साइड क्या लिखा हुआ रहता है, उसकी मात्रा लिखा हुआ रहता है 1 केजी 2 केजी, चाहे जितना भी ले रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मांग तालिका। अच्छा, मांग तालिका को डिफिनेशन किसने दिया? पॉल सैमुअल्सन ने दिया है। मांग तालिका के प्रकार कितने हैं? व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका की जब भी बात होगी तो एक उपभोक्ता से रिलेटेड होगा, और जब बाजार की बात होगी तो बाजार में जितने भी उपभोक्ता मौजूद होते हैं उन सभी के बारे में बात की जाती है। अब बोल रहा है कि किसी निश्चित समय में जब भी हम लोग खरीदारी करते हैं कोई ना कोई टाइम तो होता ही रहता है, टाइम तो कभी रुकता नहीं है। बोल रहा है किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं की मांग करेगा उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे। बोले एक निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमत, जैसे मान लिया जाए एक कीमत नहीं होते मार्केट में, अनेक कीमत, उसमें से जो जितना मात्रा खरीदेगा उसे ही व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे। अब बाजार मांग तालिका क्या है कि यदि हम किसी निश्चित समय पर उपलब्ध समस्त व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग कर ले लें तो हमें संपूर्ण बाजार की मांग तालिका प्राप्त हो जाएगी। व्यक्तिगत मांग तालिका होता है और मार्केट यानी बाजार मांग तालिका होता है, तो दोनों को देखेंगे। देखिए इधर क्या है, प्रति इकाई कीमत, यहाँ कीमत दिखा रहा है। कीमत क्या दिखा रहा है? 10 रुपया, 8 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया। अच्छा, यहाँ मांगी गई मात्रा है एक। जब कीमत 10 रुपया होती है तो उसका मांग जो है 1 हो रहा है। जब प्राइस कम हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो उसकी मांग जो है बढ़ जाता है। जैसे कीमत कम हुआ क्या होता है? डिमांड बढ़ जाता है। फिर देखिए 8 से 4 हो रहा है तो डिमांड भी क्या होते जा रहा है, या मात्रा क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। अच्छा, इसका एक आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड एंड लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड। तो ये फॉलो होता है किसमें? डिमांड शेड्यूल में। अब यहाँ पर मार्केट में देखिए कि कीमत 20 रुपया, 16 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया। अब यहाँ पर 2 कंज्यूमर हैं, ए है एक और एक बी है। जब 20 रुपया किसी वस्तु की कीमत होती है तो ए उपभोक्ता 3 खरीदता है जबकि बी उपभोक्ता जो है 2 खरीदता है। अब दोनों को मिला करके कितना हो जा रहा है? 5। तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड। फिर क्या है कि जब प्राइस 20 से 16 होता है यानी कम होता है तो ए कंज्यूमर क्या कर रहा है? 4 खरीद रहा है जबकि बी कितना खरीद रहा है? 3 खरीद रहा है। तो दोनों को मिला करके कितना हो गया? 7। यहाँ पर 2 ही कंज्यूमर इसलिए लिया गया है क्योंकि बाजार में तो बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पेज है उसका बहुत कम सीमित मात्रा है, इसलिए हम समझने के लिए सिर्फ हम 2 ही कंज्यूमर को लिए हैं। अब यहाँ पर भी देखिए कि जैसे जैसे जो है प्राइस कम हो रहा है, देखिए यहाँ देखे होंगे कि क्वांटिटी डिमांड जो है ए का हो चाहे बी कंज्यूमर का हो, दोनों का क्वांटिटी डिमांड बढ़ते जाता है। अच्छा, बाजार मांग तालिका में दोनों कंज्यूमर का जो मांग की मात्रा है दोनों को जोड़ना होता है, तब वो क्या कहलाता है? बाजार मांग तालिका कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे मांग वक्र एवं इसका ढलान कैसा होता है, इसकी विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कहता है कि मांग वक्र एवं इसका ढलान। मांग तालिका को जब रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, जैसे ये मेरा तालिका है, तो ये तालिका को जब हम रेखा चित्र के बारे में ऐसा हम दिखाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे मांग वक्र। फिर कहता है कि यह मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, विपरीत संबंध कैसे होता है कि मान लेते हैं कि प्राइस जो है पी है, ओपी है, उस वक्त जो है कंज्यूमर का डिमांड जो होता है वो क्या होता है? ओ क्यू होता है। जब प्राइस ओपी होता है तो कंज्यूमर ओ क्यू डिमांड कर रहा होता है।
लेकिन जैसे ही OP से OP1 प्राइस हो जाता है, यानी बढ़ता है, क्या होता है, प्राइस जो है बढ़ता है, तो देख रहे होंगे कि क्वांटिटी OQ से OQ1 की ओर यानी इधर मूव कर रहा है, ओरिजिन पॉइंट की ओर मूव करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो होता है वो विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इस विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र बाएं से नीचे दाएं की ओर गिरता है। ये देखिए, प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो है, या मांग की मात्रा जो है या वस्तु की मात्रा जो है, दोनों के बीच विपरीत है। यही कारण है कि ये जो मांग वक्र है ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर झुका हुआ होता है। डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है वो नेगेटिव होता है। आगे देखते हैं हम लोग, मांग के नियम क्या है। मांग के नियम क्या है, तो बोलता है मांग का नियम, लो प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। ये पूछेगा आपको क्वेश्चन में, मांग क्या है, मांग के नियम को लिखें। बुढ़ा अन्य बातों के समान रहने पर, इकोनॉमिक्स के हर डिफिनेशन में ये शब्द आएंगे आपको, ये वाक्य आएगा, अन्य बातों के समान रहने पर। जब भी हम लोग खरीदारी करते हैं तो हमारे पास इच्छा और खरीदने योग्य धन भी होना चाहिए, तत्परता होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं अन्य बातों के समान रहने पर। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में कैसा संबंध होता है, तो विपरीत संबंध होता है, यानी नेगेटिव संबंध होता है, जैसा कि हम लोग ने ये ग्राफ के माध्यम से समझे थे। आगे आप हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, अर्थात कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव संबंध होता है, और मांग वक्र का जो स्लोप होता है वो भी नेगेटिव होता है। आगे यहाँ कहता है कि मांग वक्र के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने के प्रमुख कारण है। क्या कारण है, तो बोला सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। सीमांत का मतलब क्या होता है, एक अतिरिक्त। सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त। उपयोगिता के मैंने बताया था कि किसी वस्तु के खास गुण जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करता हो। ह्रास के मतलब है घटना, ठीक है ना। सीमांत का मतलब है कि एक अतिरिक्त, जैसे हम 5 रोटी खा रहे थे तो उपयोगिता कितना प्राप्त हो रही थी, 20। लेकिन जैसे ही हम जो है 6 रोटी खा गए तो हो जाता है 25। तो क्या है कि 20 और 25 के बीच में 5 अंतर है, तो उसी को हम लोग सीमांत बोलेंगे। अब यहां पर देखिए क्या है कि दूसरा पॉइंट में बोलता है कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिस्थापन प्रभाव। जब मान लिया जाए कि चाय का कीमत बढ़ेगा तो लोग चाय नहीं पिएगा, उसको हम लोग किस में चले जाएंगे, तो कॉफ़ी में चले जाएंगे। तो कीमत परिवर्तन की वजह से वस्तु प्रतिस्थापन हो जा रहा है। अगर चाय की कीमत बढ़ाएंगे आप तो चाय लोग नहीं पी करके कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न आय प्रभाव। जब कीमत में परिवर्तन होता है तो सीधा इफेक्ट जो है हमारे आय पर पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मांग वक्र के प्रकार कितने हैं। तो मांग वक्र भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। एक व्यक्ति मांग, यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति के लिए क्या है कि जब प्राइस OP होता है, OP, तो उसका क्वांटिटी डिमांड होता है OQ। लेकिन जैसे प्राइस OP से OP1 हो जाता है तो इसका क्वांटिटी डिमांड बढ़कर OQ से OQ1 हो जाता है। उसी तरह यहाँ जो है, यहाँ तो एक व्यक्ति से रिलेटेड था, यहाँ बाजार में 2 कंज्यूमर है A और B। ये दोनों को जोड़ करके जब दिखाया जाता है तब जाकर के ये मार्केट डिमांड कहलाता है। तो अगला वीडियो में दोस्तों आप सभी को इसका अगला पार्ट मिलेगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।